तेजस्वी यादव कौन होता है कांग्रेस के मामले में फैसला लेने वाले? कौन है वो? है कौन? कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस में कौन शामिल होगा, कांग्रेस से कौन अलग होगा, ये कांग्रेस तय करेगी ना। तो गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, विलय की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर वो विलय वहाँ है तब तो हम स्वागत करेंगे जी। हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए। एक ऊर्जावान नेता है और उनमें काफ़ी क्षमता भी है, तो अगर वो आए तो उनका स्वागत है। अगर गठबंधन की उनकी इच्छा हो तो भी उनका स्वागत है। हम दोनों स्थितियों में उनका स्वागत करेंगे। अगर आरजेडी हमसे पूछने नहीं आएगी तो हम कहाँ आरजेडी को पूछने जा रहे हैं? हमने कहा आरजेडी के इस प्रस्ताव पर ताली बजाई है, हम कहाँ बाहें खोल के बैठे हुए हैं कि आ जाओ भाई, बड़ा स्वागत है जी। नमस्कार, साल 2022 का 8वां दिन है। हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, हैप्पी न्यूज़ ईयर है। ये न्यू ईयर नहीं है, न्यूज़ ईयर है। और भूमिका लंबी हो तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जिस शख्सियत से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं, उससे पहले इस साल में कई चीज़ें हैं 2022 में जो बिहार की सियासत के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। यूपी का विधानसभा चुनाव बिहार की सियासत के लिहाज से महत्वपूर्ण है और ख़ुद बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है उससे रोज़ जो नए सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों के जवाब जब मिलने शुरू हो जाएंगे, उन सवालों पर जब तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर बिहार की सियासत में सब कुछ तय होना है। आरजेडी और जेडीयू के बीच नज़दीकियों की खबर, उसको लेकर कयास, दोनों तरफ से आने वाले बयान, कांग्रेस से जुड़ी हुई कई खबरें, ये सारे सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिहाज से। तो हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी सर से। और सिर्फ प्रदेश प्रवक्ता नहीं, एक पहचान यह भी कि देश के जाने माने पत्रकार रहे, टीवी एंकर रहे हैं। तो उस लिहाज से भी चीज़ों को समझने की कोशिश हम करते हैं जब इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लायक समझा मुझे। एक हमारी जो दिलचस्पी है और उसी से इंटरव्यू की हम शुरुआत करेंगे। ये जो बयान आरजेडी की तरफ से आ रहा है, बार बार आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बाकायदा आया। जगदानंद सिंह ने कहा कि आप बीजेपी के मंत्रियों को बाहर कीजिए, हम आपके साथ हैं जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर। और उसके बाद आरजेडी के कुछ नेताओं के बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार जी की सरकार गिरने नहीं देंगे। जरूरी है नीतीश कुमार महागठबंधन के लिए? अब जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है, वैकेंसी नीतीश कुमार के लिए हो गई है महागठबंधन में? देखिए, ये बयान आरजेडी की तरफ से आया है, कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। हम तब विचार करेंगे जब प्रस्ताव देने वाले लोग हमारे पास आएंगे, कांग्रेस के पास आएंगे, और वो कांग्रेस से उसकी सहमति इस पर मांगेंगे। वो इस पर अगर हमसे विचार विमर्श का समय लेते हैं तो हम इस पर कुछ विचार करके बता पाएंगे। अभी तो इन दोनों का मामला है, आरजेडी वाले जदयू वालों को कह रहे हैं, जदयू वाले आरजेडी वालों को कुछ पलटवार कर रहे हैं, वो लोग आपस में जाने। जिस तरीके से उपचुनाव में ट्रीट किया है आरजेडी ने कांग्रेस को, लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जाने से पहले या नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने से पहले अगर वाकई ये होना है तो आरजेडी आपसे पूछने जाएगी? अगर आरजेडी हमसे पूछने नहीं आएगी तो हम कहाँ आरजेडी को पूछने जा रहे हैं? हमने कहा आरजेडी के इस प्रस्ताव पर ताली बजाई है, हम कहाँ बाहें खोल के बैठे हुए हैं कि आ जाओ भाई, बड़ा स्वागत है। हम भी नहीं बैठे हुए। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मुख्यमंत्री रह के सहज है कि आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री रह के सहज है। मुद्दा ये है कि बिहार को फ़ायदा किससे है? क्या नीतीश कुमार शासन के तरीक़े बदलेंगे गठबंधन बदलने के बाद? अगर वो अपने शासन के तरीक़े नहीं बदलते हैं तो उनको फिर एक बार उसी तरह से भागना पड़ेगा जैसे वो पिछली बार भाग गए थे। शासन के तरीक़ों से क्या मतलब है? शासन के तरीक़ों से मतलब शराबबंदी है, शासन के तरीक़ों से मतलब है जो उन पर आरोप लगता है कि वो फैसले अब थोप रहे हैं, कथित तौर पर ये कहा जाता है। शासन के तरीक़े में बदलाव से मेरी मंशा जो है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें। अगर कोई पेड़ ठूट हो रहा है तो हम उसका इलाज करके उसमें पानी डालें, उसमें हरियाली लाएं, न कि उसमें नीली प्लास्टिक की पन्नी लपेट के और नीली रोशनी डाल के और चमक दिखा दे लोगों को, देखो ये तो चमक रहा है। ठूठ को मत चमकाइए। बिहार में नीतीश कुमार ने यही किया कि ठूठ को चमकाया है। आप जब देखिएगा हेल्थ मिशन के साइट पे जाके तो आप देखेंगे कि पिछले 17 वर्षों में बिहार में
534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 300 कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इसी संख्या में रेफरल हॉस्पिटल बंद हुए हैं, उन पर ताले जड़े हैं। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने कवरेज किया था कि कहाँ उपले रखे हुए हैं, कहाँ गायें बंधी हुई हैं। 1000 से ज़्यादा अस्पतालों में इन्होंने ताले लगाए। आपको पता है क्यों लगाए? इन्होंने इमारतें बना दी। हमने देखो मेडिकल कॉलेज बना दिया, डॉक्टर तो थे ही नहीं, तो यहाँ के डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर उठा के उधर कर दी पोस्टिंग उनकी, और कहा देखो मेडिकल कॉलेज खोल दिया। इसके चक्कर में 1000 से ज़्यादा वो अस्पताल बंद हो गए जिनमें गरीब ग्रामीणों का इलाज हो रहा था। मेडिकल कॉलेजों में भी सक्षम लोग नहीं गए, वहाँ भी काफ़ी कम संख्या में लोग गए। तो इमारतें बनाकर और रंग रोगन करके अगर आप समझते हैं कि ये विकास है, तो ये धोखा कोरोना काल में लोगों ने देखा। लाखों लोग मर गए, एक एक सांस के लिए तड़प के मर गए। उनके नज़दीक अस्पताल नहीं था क्योंकि नीतीश ने उसमें ताले लगा दिए थे। तो हम चाहते हैं इस सच को स्वीकारिए और इन स्थितियों को बदलिए। इन स्थितियों को बदलिए, गठबंधन बदलिए ना। आरजेडी के अंदर खाने भी बड़ा शोर है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, खरमास बात खेल होगा, तमाम तरह की बातें कही जाती है। इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों में से बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे वो बेहतर होंगे, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो बेहतर हैं? देखिए, नीतीश कुमार की परीक्षा हो चुकी है, वो बेहतर मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए हैं जी। मौका अब दूसरे लोगों के लिए, वो तेजस्वी हो या कोई और हो, वो तो परीक्षा होनी अभी बाकी है। बिहार के लिए बेहतर क्या होगा? बिहार के लिए बेहतर ये होगा कि अभी आप देखिए, बेरोजगारी दर पूरे देश में बिहार में सर्वाधिक है। मतलब झारखंड की स्थिति भी बिहार से अच्छी है, उड़ीसा की भी अच्छी है, बिहार में सर्वाधिक है। तो किसके पास क्या प्लान है उन लोगों के लिए, पढ़ लिख के हमारे यहाँ अच्छी डिग्रियाँ लेके जो बच्चे दिल्ली मुंबई में मारे मारे फिर रहे हैं, उनके लिए क्या योजना है आपके पास? क्या कोई योजना है, कोई विज़न है आपके पास? हमारे जो अस्पताल बंद हो गए उनको खोलने की क्या योजना है? तकरीबन 58% डॉक्टर्स के पोस्ट खाली है, तो उनको आप कैसे बहाल करेंगे? कोई ये सब कुछ लेके तो सामने आए, तो हम सोचे कि उसको हमको सपोर्ट करना है। आप रोड मैप तो लेके आइए कि आप हमारे स्कूलों को कैसे सुधार दीजिएगा। 3.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। नहीं, तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आप भी जानते हैं सर कि बिहार में कोई राजनीतिक दल अकेले सरकार तो बना नहीं सकता। अब तक तो स्थिति ऐसी ही रही है। तो अभी आप आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन में हैं, नहीं है, कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, नहीं है, क्योंकि अगर सरकार बननी है आरजेडी की तो कांग्रेस के सहयोग से ही बननी है। मैंने क्या कहा कि एक रोड मैप लेके अगर तेजस्वी जी आते हैं कि देखो भाई, विकास का हमारा ये रोड मैप है, हम ऐसे डॉक्टर बहाल करेंगे, हम ऐसे टीचर बहाल करेंगे, हम ऐसे अस्पतालों को खोल देंगे, हम ऐसे लोगों को रोज़गार दे देंगे। क्या आपके पास रोड मैप है? अगर वो रोड मैप है तो हम उनको समर्थन देने को एकदम तैयार बैठे हैं। चिराग पासवान कोई फैक्टर हैं बिहार की राजनीति में? कैसे उनको देख रहे हैं जिस तरह से एक्टिव हैं? देखिए, चिराग पासवान फैक्टर है, और अभी जो दोनों बाई इलेक्शन हुए उसमें चिराग पासवान ने साबित किया कि उनका जो वोट बैंक है, जो उनके पिताजी ने एक वोट बैंक खड़ा किया था, अभी उनके साथ है। तो ये तो आप इनकार नहीं कर सकते कि चिराग पासवान फैक्टर नहीं है, वो अभी फैक्टर है। अब बाकी चीज़ें तो उनके विज़न पर, लोगों के बीच उनकी पहुंच पर निर्भर करता है, उनकी मेहनत पर निर्भर करता है कि कितना वो कर पाते हैं। एक कयास तो ये लग ही रहे हैं कि कयास क्या, तकरीबन ये तय ही माना जा रहा है, पता नहीं, वो तो आप बेहतर बता पाएंगे, देर क्यों हो रही है, कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। पप्पू यादव भी कन्हैया कुमार की तरह कांग्रेसी हो जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान पर भी क्या नज़र है कांग्रेस की? चिराग पासवान की तरफ भी देख रहे हैं क्या आप? हम तो गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ, विलय की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर वो विलय को आए तब तो हम स्वागत करेंगे जी। हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए। एक ऊर्जावान नेता है और उनमें काफ़ी क्षमता भी है, तो अगर वो आए तो उनका स्वागत है। अगर गठबंधन की उनकी इच्छा हो तो भी उनका स्वागत है। हम दोनों स्थितियों में उनका स्वागत करेंगे। जो पप्पू यादव जी का मसला है, ये देखिए, पप्पू यादव जी पर छोड़ दिया गया था कि भाई आप विलय को अगर तैयार हैं तो आप आइए। पप्पू यादव जी भी काफ़ी ऊर्जावान है, और अभी आपने देखा, हम सब ने देखा है कि जहाँ कहीं भी लोग मुश्किलों में फंस रहे हैं वहाँ पप्पू यादव मददगार बन के जा रहे हैं। ये पप्पू यादव का बदला स्वरूप है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं तो फिर कोई अपना स्वरूप नहीं बदलेगा अगर आप स्वागत नहीं करेंगे तो हम उनका स्वागत करने को तैयार बैठे। उनकी पार्टी में शायद जो मुझे जानकारी है कि उनके ही नेताओं के बीच अभी सहमति नहीं बन पा रही है, विलय और गठबंधन के बीच वो लोग फंसे हुए हैं। अगर वो विलय के लिए तैयार हो तो हम तो तैयार हैं। तो आखिरी सवाल है हमारा, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो जानकारी है वो जानकारी है
कि पप्पू यादव किसी तरह के कन्फ्यूजन में हैं, किसी तरह से अपनी पार्टी के उनकी नेताओं में सहमति नहीं बन पाई है, वो कन्फ्यूज हैं और इस वजह से या फिर जब ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती है तो जो मेरी समझ करती है पार्टी में एक टूट का खतरा भी होता है, उस वजह से पप्पू यादव फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी में, उनकी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कद्दावर नेता है जो उनकी पार्टी को तोड़ ले, ऐसा नहीं है। और मैं ही आपसे पूछ दूं या बिहार के किसी से पूछ दूं, उन्हीं की पार्टी के किसी से आप पूछ दीजिए कि भाई जाप के 5 बड़े नेताओं के नाम बताइए, तो कोई नहीं बता पाएगा 5 बड़े नेता। संभव 1-2 नाम आप बता दें, पप्पू यादव के साथ एक और नाम कोई आप बता सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो उनकी पार्टी को तोड़ दे और ऐसा कोई खतरा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब उनकी पार्टी के भीतर ऐसा कुछ आरजेडी तो तेजस्वी यादव तो कहीं कोई रुकावट नहीं डाल रहे, या तेजस्वी यादव तो कहीं कोई रोड़ा नहीं है पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री के लिए। आप लोगों पर तो कोई आरजेडी की तरफ से प्रेशर नहीं है। तेजस्वी यादव कौन होता है कांग्रेस के मामले में फैसला लेने वाले? कौन है वो? है कौन? कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस में कौन शामिल होगा, कांग्रेस से कौन अलग होगा, ये कांग्रेस तय करेगी ना। इसमें तेजस्वी यादव की क्या भूमिका हो सकती है? कहीं नहीं है वो। और उनके मना करने से मानेंगे क्या? उनके कहने से हम मान जाएंगे क्या? ये सब देखिए, ये सब भ्रम की स्थितियां हैं, ये बेकार की बातें हैं। उनके रोड़ा अटकाने से कांग्रेस रुक जाएगी कोई फैसला लेने में, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब तो यह भी है ना कि अब जो बात आप कह रहे हैं, तो एक जो परसेप्शन है कि आरजेडी अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करती रही है, तो अब वो ट्रीटमेंट कांग्रेस सहने वाली नहीं है और आरजेडी या तेजस्वी यादव, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस को अपने हिसाब से अब ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ये तो चीज़ें क्लियर है। नहीं, आरजेडी कब जो है अपने हिसाब से कांग्रेस को ट्रीट करती रही है? हमने साफ कहा था हम 70 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा में, हम लड़े 70 सीटों पर। आरजेडी के लोगों ने तब कहा था कम सीट हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। चुनाव में सीटें नहीं दी, हम 70 सीटों पर लड़े, हमने कहा था हम 70 पर लड़ेंगे। उपचुनाव में सीटें नहीं दी आप। उपचुनाव में हम अलग लड़े ना, हम कहाँ उनकी बात मानते रहे? उन्होंने सीटें नहीं दी, हम लड़े, और हम लड़े तो उसके नतीजे उनके सामने हैं। देखिए, हमारा किसी से कोई दुराव नहीं है। तेजस्वी जी एक ऊर्जावान नेता है और उनमें काफ़ी संभावनाएं हैं। आरजेडी ने भी इस समाज के लिए बड़ा संघर्ष किया, इसमें कहीं संदेह नहीं है। दुराव नहीं है, मतभेद भी नहीं है, लेकिन हम दोनों अलग अलग दल हैं और हमारे आंतरिक फैसले हम करते हैं, कोई बाहरी नहीं करता, किसी के दबाव में फैसला नहीं। दिल्ली में लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं, दिल्ली में तस्वीर बदल जाती है। लालू यादव दावा करते हैं कि कांग्रेस के आला कमान से उनकी बात होती रहती है, और कांग्रेस से नज़दीकियों का दावा या फिर कांग्रेस के साथ कोई खटास नहीं है, ऐसा दावा आरजेडी की तरफ से। मिश्रा जी, दिल्ली में अगर उनकी बात होती रहती है और दिल्ली में अगर उनकी पूरी बात सुनी ही जाती, तो क्या हम अलग उम्मीदवार उतार पाते? एकदम सोचिए ना इसको ज़रा। दिल्ली में उनकी सारी बात सुन ली गई होती या सुनी जाती रहती, तो क्या हम यहाँ अलग उम्मीदवार उतार लेते बाई इलेक्शन में? कोई भी पार्टी ऐसा कर पाती क्या कि उसका केंद्रीय नेतृत्व सहमत हो, असहमत हो और वो उम्मीदवार उतार ले? ऐसा संभव है क्या? हाँ, अब छोड़िए, लालू जी बुजुर्ग आदमी है, कोई और टिप्पणी नहीं। चलिए, वो दौर गया जब लालू यादव की बात दिल्ली सुनती थी, दिल्ली में बैठा कांग्रेस का आला कमान सुनता था। आशीष नाथ तिवारी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यही कह रहे हैं, हम अपनी डिक्शनरी से सब निकाल कर वो चीज़ कह रहे हैं। कई सवाल बिहार की सियासत से जुड़े हुए जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे थे, उसके जवाब हमने तलाशने की कोशिश भी की और हमें शायद कामयाबी भी मिली है। अब ये दर्शक तय करेंगे। जिन सवालों के जवाब आप जानना चाहते थे, कई तस्वीरें साफ होनी बाकी है, लेकिन वो तस्वीरें किस स्वरूप में सामने आएंगी, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई वो तस्वीरें हैं, उस पर हमने बातचीत की है, उसको देखने की कोशिश हमने की है, आपको दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।